तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 50। तो 1 to 25 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, वहाँ मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव में आपको समझा दिया है। तो अब मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चंस दिखाना कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है और कैसे उसको आंसर लिखना है, क्योंकि हर एक यूनिट को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। आप समझने के लिए वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं जस्ट अब शॉर्ट में समराइज़ करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व इस प्लॉट बिटवीन। न्यूट्रलाइजेशन कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट होता है। तो आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व जनरली सिग्मॉइड टाइप का ऐसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वाई एक्सिस पे पीएच ऑफ सोल्यूशन होता है और यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यानी जो टाइट्रेंट का वॉल्यूम है जो ब्यूरेट से गिर रहा है उसका वॉल्यूम कितना है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, और उसके गिरने की वजह से पीएच में कितना चेंज आ रहा है वो होगा आपका वाई एक्सिस पे। तो हम 4 डिफरेंट आपके कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखेंगे तो कर्व ऐसा आएगा। फिर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का देखेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखेंगे और वीक एसिड वीक बेस का देखेंगे, तो अलग अलग टाइप का कर्व आएगा। देन नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है। पॉली मतलब होता है मैनी और प्रोटिक मतलब होता है प्रोटॉन जनरेटर, ऐसे एसिड जो प्रोटॉन देते हैं। HCl क्या है, वो मोनोप्रोटिक है क्योंकि वो एक ही प्रोटॉन देता है, तो वो पॉलीप्रोटिक तो होगा नहीं। लेकिन आपका H2SO4 है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 है, या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। तो ये जो है ये कितना प्रोटॉन देगा, ये 2H प्लस प्रोटॉन देगा क्योंकि H2SO4 है। ये H3PO4 है तो ये कितना प्रोटॉन देगा, 3H प्लस, यानी एक से ज़्यादा प्रोटॉन देने वाले एसिड्स को बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और दूसरा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड, एक वीक बेस, एक एग्जाम्पल देना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड कैसे एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनको हम खाते हैं। आप घर में देखिए कोई भी एसिड आप जो खाते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, और इस तरह से जो भी आपके मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब कैसे हैं, ये वीक एसिड्स हैं। बेस में, तो बेस में जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये आपका फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब जो हैं एलिमेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होते हैं, जो जैसे ऑर्गेनिक बेस होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे आपके वीक बेस हो गए। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, ऐसे टाइट्रेशन जहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम ईथर हो गया, हेक्सेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सारे आपके सॉल्वेंट यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि जनरली जो वीक एसिड्स या वीक बेस का हम जब काउंटर पार्ट से टाइट्रेशन कराते हैं, सपोज करिए कि वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोनेंट वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिएक्टिविटी करने के लिए बेसिकली हम लोग कैसा नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं। अगर वीक बेस है तो सॉल्वेंट आपका कैसा होगा, वीक बेस है तो उसको क्या चाहिए, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट रहेगा। वीक एसिड है तो उसका प्रोटॉन अब बाहर निकालना है, तो सॉल्वेंट कैसा रहेगा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट रहेगा। तो वहाँ पर आपको प्रोटॉन खींचने वाला सॉल्वेंट चाहिए, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसी हिसाब से वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे HCl लिख गया है, इसकी जगह होगा HClO4, स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4। जो HCl या HClO4 हो, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, तो यहाँ वीक बेस क्या है, पिरिडिन है, पिरिडिन वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट करके पिरिडिनियम आयन बना लिया, और यहाँ H प्लस डोनेट करके इसने क्या बना लिया, परक्लोरेट। और यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं रहा, सॉल्वेंट क्या रहा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करेगा, परक्लोरिक एसिड से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और पिरिडिनियम आयन को डोनेट करेगा। तो इस हिसाब से ये एसिटिक एसिड कैसा यूज होता है, एज ए एम्फोटेरिक सॉल्वेंट या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दो सॉल्वेंट विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एज वेल एज कैन डोनेट अ प्रोटॉन। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ये अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। एम्फीप्रोटिक का भी जस्ट मैंने बताया। एक चौथा टाइप का भी होता है जिसे बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं ना ही प्रोटॉन
डोनेट करते हैं। अब नेचर वाइज देखिए तो ए प्रोटीन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी न्यूट्रल मतलब कि इनर केमिकली इनर्ट होगा, ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा ना प्रोटॉन दे रहा है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कैसे होंगे, एसिडिक सॉल्वेंट होंगे क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहे हैं, जैसा कि आपका HCl हो गया या आपका एसिटिक एसिड हो गया या फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, कोई भी एसिड वो आपका प्रोटोजेनिक हो जाएगा। प्रोटोफिलिक यानी ये बेसिक सॉल्वेंट है, यही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे जस्ट लाइक अमोनिया एंड अमीन्स। और एम्फीप्रोटिक क्या होंगे, जैसे वाटर एम्फीप्रोटिक होता है वैसे नॉन एक्वस में अल्कोहल हो गया या एसिटिक एसिड हो गया, ये क्या होते हैं, एम्फीप्रोटिक होते हैं, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, प्रोटॉन डोनेट भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी इससे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो दो तरह का इफेक्ट होता है, एक लेवलिंग इफेक्ट होता है, एक डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट होता है। लेवलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि चाहे आप प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट यूज करिए या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट यूज करिए, वो वीक एसिड और वीक बेस की जो टेंडेंसी है, जो उसके मतलब उसका जो नेचर है, स्ट्रेंथ है, वो उसके काउंटर पार्ट यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लेवल तक ला देता है। तो ऐसे इस केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड के कंपेरेबल हो जाता है या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के कंपेरेबल हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट, क्योंकि दोनों एक लेवल पे आ जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है कि वो लेवलिंग मतलब कि अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर आ जाए, या वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर आ जाए, वहाँ पे गैप रहेगा। जबकि लेवलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि स्ट्रेंथ दोनों की ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, तो नाम से ही क्लियर, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जबकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है यानी कि प्रोटॉन खींचना है, तो किस केस में लगेगा, जब आपका एसिड कैसा होगा, वीक एसिड, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहाँ यूज़ करेंगे, जब वीक बेस यूज हो रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करना है। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्रोटिक एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ये अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। एप्रोटिक मतलब जो ना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ना ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, हेक्सेन हो गया। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ऐसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। एग्जाम्पल जस्ट अभी एसिटिक एसिड का आपको केस दिखाया था, और अल्कोहल भी यूज हो सकता है। गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट ओवर एक्वस सॉल्वेंट। अच्छा, एडवांटेज क्या है, जनरली आप देखिए जो ड्रग्स होती हैं, हमारी जो मेडिकेशंस होती हैं, वो कैसे होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो वो अगर वाटर में आप डिजोल्व करोगे वो डिजोल्व ही नहीं होगा, तो वहाँ पे आप उसके एनालिसिस बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है कि आप सॉल्वेंट चेंज कर पाइए एक्वस के केस में। जबकि नॉन एक्वस में क्या होता है कि आप सॉल्बिलिटी चेक कर सकते हैं कि, और वो भी ऑर्गेनिक नेचर होता है, तो आपका ड्रग भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, तो लाइक डिजोल्व लाइक के तहत ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन बनाया जा सकता है। और स्ट्रेंथ भी वेरी की जा सकती है बाई चेंजिंग द सॉल्वेंट। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्ट होता है। वाटर आपका एक्वस कोई भी चीज़ें वो सस्ती होती हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, थोड़े टॉक्सिक होते हैं, ये सब थोड़ा डिसएडवांटेज है। डिफाइन एसिडिमेट्री एंड अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री क्या होता है, इसमें जो वीक एसिड्स हैं इनका हम एस्टिमेशन करते हैं बाय रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड नॉन एक्वस इंडिकेटर। और अल्कलीमेट्री क्या होगा, यहाँ पे हम किसका एस्टिमेशन करते हैं, वीक बेस का एस्टिमेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बाय रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड नॉन एक्वस इंडिकेटर। अब आप देखिए एग्जांपल में भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एसिडिमेट्री में वीक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड, इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। सोडियम मिथॉक्साइड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेंजोइक एसिड कैसा था, वीक एसिड। उल्टा यहाँ पे देखिए अल्कलीमेट्री में, यहाँ जो पिरिडिन है ये वीक बेस है, तो वीक बेस है तो किससे रिएक्ट करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड SA, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो अल्कलीमेट्री में वीक बेस का एस्टिमेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और एसिडिमेट्री में वीक एसिड का एस्टिमेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करें, और उस प्रेसिपिटेट को आप मेजर कर पाएंगे कि ये कितना फॉर्म हुआ है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। किससे रिएक्ट कर रहा है, सैंपल से, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सैंपल है, तो इसका सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर और सैंपल का क्लोराइड मिलकर क्या बना लेगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड में याद रखिएगा कि
जो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है वो सिल्वर नाइट्रेट है। इवन मोहर्स में ही क्यों, मोहर्स में, वोल्हार्ड में, फजांस में, सब में ही आपका जो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है वो सिल्वर नाइट्रेट है, इसीलिए इनको हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल बिल्कुल सेम रहा पहले जैसा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया NaCl सैंपल से तो वाइट प्रिसिपिटेट बन गया सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है NaNO3। अब क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेटर यूज होता है पोटेशियम क्रोमेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन में पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड मोहर्स मेथड। तो अब पूरा सिल्वर नाइट्रेट पूरे सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट हो चुका है, तो एंड पॉइंट के बाद जो ब्यूरेट में एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट है वो आएगा, तो क्लोराइड सैंपल एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो किससे बाइंड करेगा, इंडिकेटर्स यानी क्रोमेट से, और क्या बना लेगा, सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट बनेगा तो ये कैसा कलर शो करेगा, रेड ब्राउन, और ये रेड ब्राउन कलर आएगा, आपको मालूम चल जाएगा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपको ब्यूरेट बंद करना है और N1V1 = N2V2 लगा के कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है डिफाइन वोल्हार्ड मेथड। तो वोल्हार्ड मेथड भी वैसे ही जैसे मोहर्स मेथड है, बस यहाँ चेंज किया है, यहाँ क्लोराइड का एस्टिमेशन ना करके हम किसका एस्टिमेशन करते हैं, थायोसाइनेट का। तो यहाँ पे सोडियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट का हम रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या बनेगा, सिल्वर थायोसाइनेट, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बनेगा सिल्वर थायोसाइनेट, ठीक है। फिर एंड पॉइंट पे क्या होगा, इंडिकेटर का यूज हो रहा है फेरिक एलम, ठीक है, फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर यूज हो रहा है। तो क्या होगा, एंड पॉइंट पे अब सिल्वर एग्जॉस्ट हो चुका है, वो कोनिकल में, थायोसाइनेट ऊपर आपका ब्यूरेट में है, तो एक्सेस थायोसाइनेट आएगा, वो अब सिल्वर से ना रिएक्ट करके किससे रिएक्ट करेगा, आयरन से, तो क्या बनाएगा, फेरिक थायोसाइनेट, और फेरिक थायोसाइनेट कैसा होगा, रेड ब्राउन कलर, और वहाँ पे भी आपको मालूम चल जाएगा कि ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपका मोहर्स मेथड है ये आपका न्यूट्रल pH पे होता है, यानी कि जो pH होता है वो न्यूट्रल कंडीशन होती है, जबकि जो वोल्हार्ड मेथड है ये एसिडिक कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्लोराइड की अगर इम्प्योरिटीज़ होगा तो सिल्वर नाइट्रेट से पहले ही बाइंड कर जाएगा, AgCl बना लेगा, और वो AgCl जब आप थायोसाइनेट से बाइंड होने चलेगा सिल्वर नाइट्रेट, तो वहाँ वो इंटरफेयर करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, वो नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, जो AgCl फॉर्म हुआ है उसके ऊपर क्या करता है, लेयर बना देता है। तो वो लेयर बनने की वजह से AgCl क्या होता है, बाइंड हो जाता है, बाउंड हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक इसके साथ, नाइट्रोबेंजीन के लेयर के साथ। तो वो अब क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये रोल होता है नाइट्रोबेंजीन का, वो क्या करता है, AgCl के ऊपर एक कोटिंग कर देता है। नेक्स्ट वन इज वाई मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। अच्छा, डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो ब्यूरेट में रखते हैं, कोनिकल में रखते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेट कराते हैं और एंड पॉइंट मेजर कर लेते हैं। लेकिन बैक टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम यहाँ एक्सेस ऑफ वो लेते हैं, यानी कि इस केस में हम लोग वोल्हार्ड मेथड में क्या करते हैं, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ है वो सिल्वर नाइट्रेट से बाइंड हो जाएगी, और उससे बाइंड होने के बाद जो प्रेसिपिटेट बनाएगी उसको हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन ऐड करके उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी उसके ऊपर ऑर्गेनिक लेयर बना देंगे। तो जो अब रेस्ट अमाउंट है, जो बचा हुआ सिल्वर नाइट्रेट, वो रिएक्ट करेगा सैंपल के साथ, थायोसाइनेट के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइट्रेशन ना हो कि कैसा हुआ, बैक टाइट्रेशन, पहले उसने इम्प्योरिटी से रिएक्ट कराया और बचे हुए लेफ्ट अमाउंट को उसने टाइट्रेट कराया सैंपल के साथ, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। गिव द प्रिंसिपल ऑफ फजान मेथड। फजान मेथड इज एग्जैक्टली सेम एज मोहर्स मेथड। वहाँ पे भी क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ, क्या बनाएगा, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट। बस अब यहाँ इंडिकेटर का ही चेंज है, इंडिकेटर वहाँ पे आपने पोटेशियम क्रोमेट लिया था, यहाँ इंडिकेटर आपका डाई रहेगी, फ्लोरोसेंट डाई। तो वो डाई क्या करती है, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर फ्लोरोसिनेट डाई बना लेती है, जो कि कैसा होता है, पिंक कलर। जैसे कलर चेंज होगा वाइट से पिंक, आपको मालूम चल जाएगा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ फिनोमेना लगता है एड्जॉर्प्शन मेथड, यानी जो डाई है वो प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या होती है, एड्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पिंक कलर आता है। नेम एनी टू एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। फ्लोरोसेंट डाई हो गई, इओसिन डाई हो गई, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन है, टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन है। आप मेरे इसमें लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है, आप स्ट्रक्चर भी वहाँ से तैयार कर सकते हैं। गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोहर्स मेथड। एडवांटेज क्या है, बाय द यूज ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर विच इज इजिली एसेसिबल एंड अफोर्डेबल। यानी यहाँ जो इंडिकेटर यूज़ हो रहा है पोटेशियम क्रोमेट, बाकी तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट और ये जो आपका सैंपल है NaCl, ये तो चीप है ही है, सिल्वर नाइट्रेट कॉस्टली है। अब चूँकि सिल्वर नाइट्रेट की एक कंपल्शन है कि उसको आप एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करना है एजेंटोमेट्रिक में, तो को हो गया। बाकी जो डाई ये है, मतलब इंडिकेटर है, ये आपका बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। और डिसएडवांटेज क्या है कि हम आयोडाइड्स के लिए मोहर्स मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आयोडाइड के केस में होता क्या है कि
इसका जो सिल्वर जब आयोडाइड फॉर्म करता है आयोडाइड से रिएक्ट करके, तो वो भी रेड ब्राउन कलर होता है, और जो क्रोमेट के साथ सिल्वर बाइंड करता है वो भी रेड कलर का है। दोनों ही रेड कलर के होने की वजह से क्या होता है कि कलर चेंज आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन ऐसा टाइट्रेशन है ऐसा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो जहाँ जहाँ सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हो रहा है, आप जितने भी मेथड देखिए सब में सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हो रहा था एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे रिएक्शन आप वही प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वाली लिख सकते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब जैसे आपने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिया है, ऐसे आप कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेंगे, जस्ट लाइक EDTA, ऑक्सैलिक एसिड, या आप मोनोडेंटेट में देखेंगे तो आप हाइड्रोक्साइड्स या साइनाइड्स ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम से रिएक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कितना कॉम्प्लेक्स बना उसको एस्टिमेट करना ही कहलाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। डिफाइन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो मेटल के साथ बाइंड करके क्या बनाते हैं आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ये डिपेंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैसा होगा। जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है आपका, मोनोडेंटेट में साइनाइड्स हो गए, बाइडेंटेट में ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, और पॉलीडेंटेट यानी हेक्साडेंटेट आपका क्या है, EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे आगे अभी। डिफाइन मास्किंग एंड डिमास्किंग इफेक्ट। मास्किंग इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली एक हम एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज़ करते हैं जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह ही यूज़ होता है, और जिसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और ये क्या करता है, मेटल आयन के साथ स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है। यानी जिस मेटल आयन को आपको क्या करना है, इनहिबिट करना है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो उसी हिसाब से उसका मास्किंग एजेंट डाल देते हैं, तो वो उसको मेटल के साथ बाइंड कर जाएगा, और जब भी टाइट्रेशन होगी तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब डीमास्किंग एजेंट का रोल क्या है। डीमास्किंग एजेंट क्या करता है, जो बाइंड था मास्किंग एजेंट के साथ उसको फ्री कराना है। क्यों? क्योंकि अब उसका एस्टिमेशन करना है। तो डीमास्किंग एजेंट डालेंगे तो जो आपका बाइंड एलिमेंट था, बाइंड मेटल था मास्किंग एजेंट के साथ, उसको क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, तो जिंक है, जिंक को बाइंड करना है तो यहाँ पोटेशियम साइनाइड KCN यूज़ करते हैं जनरली, तो ये जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये तो जो KCN हो गया, यहाँ पे KCN, ये हो गया मास्किंग एजेंट। अब क्या होगा कि इस जिंक साइनाइड से जिंक को फ्री कराना है, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, जिंक को फ्री करा देगा। अब ये जिंक फ्री हो गया है, तो ये अब EDTA से बाइंड करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे मैं पहले ये लास्ट वाला पार्ट डिस्कस करना चाहूँगा, 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जिंक को आपको क्या करना है, मास्क करना है। तो यहाँ मास्किंग एजेंट आपने क्या ले लिया, KCN। तो KCN जब आपने लिया तो जिंक और KCN रिएक्ट करके क्या बना लिया इसने, जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी कि आपने इसको मास्क कर लिया था। अब इसको अगर फ्री कराना है रिएक्शन में, तो आप क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक एसिड सोल्यूशन लेंगे, तो ये जिंक से साइनाइड बाहर निकल जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर जिंक और मरकरी को अगर मास्क करना है तो KCN लेंगे, कॉपर को मास्क करना है थायोग्लिसरॉल, फेरस को, आयरन को तो अमोनियम फ्लोराइड, फेरिक आयन को मास्क करना है तो स्कॉर्बिक एसिड, सिल्वर, फिर मरकरी को KI, और लेड और एल्युमिनियम को अगर मास्क करना है तो हम लोग एक्सेस डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA ले सकते हैं। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग मास्किंग एजेंट है, और इनको फ्री कराना है। सपोज जिंक अगर बाइंड फॉर्म में मास्किंग एजेंट के साथ फ्री कराना है तो फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक एसिड सोल्यूशन ले सकते हैं, या हम क्लोरल हाइड्रेट का भी सोल्यूशन ले सकते हैं। एल्युमिनियम एडिटेट से अगर एल्युमिनियम फ्री कराना है तो ट्राई एथेनोलामीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आपके डिमास्किंग एजेंट भी हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन मास्किंग एंड डिमास्किंग इफेक्ट। तो मास्किंग इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे बाइंड होता है, यानी जो मेटल है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यानी मास्किंग एजेंट के साथ बाइंड होता है, तो यहाँ पे ये बाउंड फॉर्म में आ गया। जबकि डिमास्किंग में रिवर्सिबल है, उल्टा होता है, यानी कि जो बाउंड फॉर्म है मास्किंग एजेंट से जो बाउंड है उसको क्या कराते हैं, यहाँ पे फ्री कराते हैं। तो ये रिएक्शन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये रहा आपका 26 to 50 क्वेश्चंस, यानी अब 1 to 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन उधर, फिर उसके दूसरे पार्ट में रेस्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग 51 to
75 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।